दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ गाजियाबाद के विजयनगर में और मेरी मुलाकात हो रही है राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति दल के जो संस्थापक हैं मुकेश गौतम जी, उनसे मुलाकात हो रही है। और आपको बता दें कि आज का जो मुद्दा है हमारा वो ग्वालियर कोर्ट, जो हाई कोर्ट है ग्वालियर का, उसमें मूर्ति ना लगना। सिर्फ 2 या 3 जो विशेष पार्टी या एक विशेष संगठन के कार्यकर्ता होने के कारण, और काफी इतने संगठन हैं, लेकिन फिर भी हम एक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं कर पा रहे हैं ग्वालियर के हाई कोर्ट में। जबकि चबूतरा बन गया है, मूर्ति भी तैयार है, लेकिन सिर्फ स्थापना का विषय है। अनुमति मिल चुकी है, लेकिन फिर बीच में क्या इस तरह की कमी आ रही है। जी मेरे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे कि जिस तरह से मूर्ति वहां पर नहीं लगने दी जा रही है, और जिसे जो बताया जा रहा है, जैसे एक मिश्रा और दूसरे व्यास जी हैं जो कि कहीं से न कहीं आरएसएस के कार्यकर्ता, जैसे कि आ रहे तमाम सूत्रों से, मीडिया से खबरें जो आती है, तो क्या कहेंगे इस प्रकरण? सर्वप्रथम खबर नेशन टाइम्स के दर्शकों को मेरा जय भीम नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर यहाँ तक आए और बात करी। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट में मौखिक रूप से उसको अनुमति दी गई और सरकारी खर्चे पर वो चबूतरे का भी निर्माण हुआ, प्रतिमा भी सरकारी खर्चे से ही आई। वार में मीटिंग करी गई जिसमें 15 वकीलों ने ही सिर्फ विरोध किया और बाकी के वकीलों ने समर्थन किया और उन्होंने चंदा देने की भी घोषणा की कि मूर्ति को स्थापित करने के लिए अगर हमें चंदा भी इकट्ठा करना पड़ा तो हम अपने पैसे से प्रतिमा को मंगाकर हम स्थापित कराएंगे। लेकिन यहां सवाल यह बनता है कि क्या हाई कोर्ट वाकई में प्रतिमा को लगाना चाहता था या वो एक दिखावा करके एक नया विवाद को जन्म देना चाहता था। मैं रोकने वालों पर फिर से चिन्ह ना लगाकर मैं हाई कोर्ट के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिनका आदेश या जिनका मौखिक जिन्होंने इस अपील को कहा, सरकार को निवेदन दिया कि भाई प्रतिमा लगनी चाहिए, वो स्वीकृति हुई और वो 15-20 लोगों के विरोध को नहीं संभाल पाए। तो सवाल ये बनता है कि जो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब हैं, क्या वाकई में वो प्रतिमा लगाना चाहते थे? मैंने देखा कि जो प्रतिमा वहां पर खड़ी रही 2-4 दिन, अब वो गाड़ी भी वहां से चली गई, रवाना कर दी। चलो प्रतिमा लगेगी तो प्रतिमा आ जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अगर अपनी शक्तियों का पूर्ण इस्तेमाल करते तो मुझे लगता है कि यहां पर विवाद नहीं होता। हमने देखा कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भव्य प्रतिमा का स्थापना हुई और उस अनावरण में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ बहुत सारे गणमान्य लोग पहुंचे और बाहर के लोग भी वहां पर पहुंचे और सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों ने हम भारत के लोग होने के नाते बाबा साहब की प्रतिमा का स्वागत किया, पुष्पांजलि की और उनके साथ फोटो सेशन भी हुआ। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया, ये सोचने का विषय है। नहीं, जैसे आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट या सरकार कहो या हाई कोर्ट कहो, तो वहां से तो अनुमति मिल चुकी है, लेकिन जो अभी आपने कहा था कि जो विरोध करने वाले हैं 15 वकील हैं, मौखिक हाई कोर्ट की जो अनुमति है वो मौखिक है, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। सवाल सिर्फ यही है कि जब आपको प्रतिमा लगानी है तो आपने ऑर्डर पास क्यों नहीं किया, आपने मौखिक अनुमति क्यों दी? बात को समझिए, हमको गहराई में समझने की आवश्यकता है। हम किसी समुदाय या किसी विशेष वर्ग को उल्टा सीधा कहने से बेहतर हम उस कार्य करने वाले की नीयत पे भी तो सवाल देख लें कि उसके काम करने की क्षमता क्या थी, वो आदमी वाकई में चाहता है या नहीं चाहता। जिन लोगों का काम है, जो हजारों साल तक इस व्यवस्था का विरोध करते आए, जो आपको दबाते कुचलते आए, जो तुम्हारे अधिकारों पर चढ़कर तुम्हारे खून को पीते आए हैं, तुम्हारे अधिकारों को हड़पते आए हैं, तुम्हारी जर जोरू सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखकर आप पर अत्याचार किया है, उनकी तो पितृसत्ता को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं वो लोग।
लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि जिनके साथ में अन्याय हो रहा है वो अन्याय को रोकने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, बड़ी बात यह है। जिन 15 वकीलों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वकील हैं और एक बाबा साहब द्वारा लिखे संविधान का ही प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। तो वो बाबा साहब का विरोध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप वो भी जो कानून है वो तो, क्योंकि देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, और आपने कहा कि सिर्फ 15 वकील इसका विरोध कर रहा है, बाकी समर्थन में, तो बाकी की जो वकील है उनकी तो संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा संख्या वाले के सामने 15 वकील कैसे टिक सकते हैं? आपके पास जितनी भी वीडियो, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो बाबा साहब की प्रतिमा को रोकने के यानी कि विरोध में लगे हुए हैं, उन्हीं के बयान सामने आ रहे हैं और वही भीड़ के रूप में नजर आ रहे हैं वीडियो में और फोटो में, अखबारों में। लेकिन जो समर्थन में हैं, वो लोग समर्थन में कहां पर एकजुट हो रहे हैं, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे। आप समझिए जरा, बात वही है कि जो लगाने वाले हैं उनकी नीयत पर कितनी सत्यता है, क्या वो प्रतिबद्ध हैं, क्या वचनबद्ध हैं वो प्रतिमा लगाने के लिए? तो जो समर्थन वाले अधिवक्ता हैं वो भी तो सामने आने चाहिए। जिस तरीके से विरोध करने वाले खुले मंच पर, खुले रूप में वो सामने आकर विरोध कर रहे हैं, और वो भीम आर्मी को भी, अन्य बहुजन संगठनों को ललकार भी रहे हैं कि तुम में दम है तो आओ, हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। लेकिन जो समर्थन करने वाली जो एक लॉबी है वो नजर नहीं आ रही है। आप समझिए। दूसरी बात एक और, ये बात ठीक है कि संविधान के द्वारा ही जो बनाई गई व्यवस्था है उसी से ही अधिवक्ताओं की रोजी रोटी चलती है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री हो सकते हैं, थे और हमेशा रहेंगे। संविधान के निर्माता थे, हमेशा रहेंगे। पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, थे और रहेंगे। लेकिन उनकी जो जाति थी वो सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। आप समझ लीजिए, वो एक महार जाति के व्यक्ति थे। और यहां जो लड़ाई है वर्चस्व की, जाति की लड़ाई है, विद्वानता की लड़ाई नहीं है जी। वो जो 15 वकील जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जाति की विशेषता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस बात की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि डॉक्टर अंबेडकर विद्वान नहीं थे जी। बड़ा फर्क है चीजों में। और ये बिल्कुल सही है कि संविधान से हटकर कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम हाई कोर्ट में जब इस प्रतिमा को लगाने के लिए चर्चाएं हुई या जो भी आदेश हुआ, मौखिक हुआ, तो उनका ये और कहना है कि भाई आप लिखित में आदेश दे दीजिए। अगर आप एक संवैधानिक रूप में देखेंगे तो संविधान का काम तो लिखित में तो चलता ही है सारा। भाई अगर आदेश हुआ है, ऑर्डर पारित हुआ है, तो लिखित में ऑर्डर दे दीजिए, भाई लगा लीजिए। तो अगर हम एक तरीके से निष्पक्ष होकर देख ले तो मुझे लगता है कि वो भी गलत नहीं है कहीं। अगर वाकई में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहते थे तो उन्हें ऑर्डर पास करना चाहिए था। चीफ उनकी तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, यही तो मांग चल रही है। तो मैंने तब भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, तो जो हाई कोर्ट के चीफ साहब थे, हमारे जज साहब थे, तो उन्हें ऑर्डर पास करना चाहिए था, तो ये विवाद वही खत्म हो जाता। जी जी। अब इस विवाद में आगे क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे देश में अगर बात की जाए तो कम से कम लाखों संगठन बने हुए हैं बाबा साहब के नाम पर, और बाबा साहब के समर्थक भी हैं। तो आखिर वो क्या कर रहे हैं और ये आंदोलन कहां तक जा सकता है? अगर मैं मान, मुझे लगता है कि ये कानून की लड़ाई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजशाही या धर्मशाही नहीं है। धार्मिक व्यवस्थाओं से देश नहीं चलता, और राजशाही यहां पर 1950 में खत्म हो चुकी है। तो लोकतंत्र में कानून की व्यवस्था होती है, कानून के द्वारा चलती है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर चुका है अपने प्रांगण में। तो उम्मीद है कि अगर हमारा पक्ष, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने वाला पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो प्रतिमा के लगाने के पक्ष में आदेश आएगा। और जो भी विरोधी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के हैं, अपने आप सुप्रीम कोर्ट उनका मुंह काला कर देगा आदेश करके। तो लड़ाई को आप एक संवैधानिक दायरे में ही लड़ सकते हैं। आप प्रतिमा को लगाने के लिए रोड पर तनातनी तो नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? नहीं, रोड पर तनातनी करने, अगर मैं भीम आर्मी की बात करूं
ठीक है ना। और दूसरे संगठनों की बात करूं, तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रदर्शन किया एक एक दिन का। जैसे एक दिन किसी ने ज्ञापन दे दिया, एक दिन बीमारी वालों ने दे दिया, तो क्या उस ज्ञापन का कोई फर्क पड़ा था क्या चीज का? आप पत्रकार हैं, आप पूरे देश की खबरों को कवरेज करते हैं, इस सवाल का जवाब आप बेहतर जानते हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा है, ये कानून की लड़ाई और सामने जो पक्ष खड़ा है वो रोज उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरता है। उसका काम रोज कोर्ट में यही काम करना है कि किसको पट करना और किसको चित करना है। अधिवक्ताओं की लड़ाई है। तो कानून के समर्थकों की लड़ाई कानून उसके साथ है, कानून की, है ना। तो मेरा पक्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है और मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कहूंगा कि जो काम करना है उसे कानूनी प्रक्रिया का अमली जामा पहनाया जाए, उसके लिए ऑर्डर दिया जाए ताकि ऐसे विवाद ना बन पाए। ये बड़ी शर्म की बात है। कोर्ट के अंदर जज साहब फेल हो गए। अरे अगर ऐसी बात है जब आप जज होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस आईआरएस होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर नेता होना चाहिए। हमारे सामने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है। बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों प्रतिमाएं लगाई और इतनी भव्य प्रतिमाएं लगाई कि पूरी दुनिया में शायद ऐसी प्रतिमाएं बाबा साहब की नहीं। और किसी का भी कान नहीं हिला कि कोई विरोध कर दे आगे। जी। तो आप एक जज बनने से ज्यादा बेहतर है, आप एक आईएएस आईपीएस बनने से ज्यादा बेहतर है कि आप एक नेता बने और चुनकर जाएं, विधायक सांसद बने और अच्छी तरीके से अपने कैडर को समझकर, जैसे बहन जी ने एक शासन चलाया, उत्तर प्रदेश को गोद में बहुजन समाज को समर्पित कर दिया, इस तरीके से आप सत्ता में आने के बाद स्वयं सारी चीजों को स्थापित कर सकते हैं। जी। अच्छा, जो युवा जिस तरह से वहां पर आ रहे हैं और जैसे अभी भी तनातनी का माहौल वहां बना हुआ है, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार क्या संदेश देंगे जो देश के बहुजन युवा हैं, बहुजन साथी हैं और बाबा साहब को मानने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा कहना यह है, क्रांति लक्ष्य बनाकर हो। क्रांति के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती, ये 100% है। सम्राट अशोक अगर तलवार नहीं चलाते तो उनका जो अखंड भारत था उसका निर्माण नहीं होता। एशिया के अंदर जो उनका भय था वो नहीं होता। और जब उनका भय नहीं बनता तो जब उन्होंने बौद्ध मत को अपनाकर, बौद्ध धर्म को अपनाकर जो शांति स्थापित की, तो वो शांति स्थापित भी नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर तुम सम्राट अशोक की तरह लक्ष्य बनाकर अगर क्रांति करोगे तो कामयाबी हासिल हो जाएगी। आज हाईकोर्ट जबलपुर में प्रतिमा को लेकर हम आंदोलन करेंगे। आगरा में एक हॉस्पिटल के अंदर जहां जूती चप्पल उतारी जाती है, वहां पर बुद्ध और बाबा साहब की फोटो लगा दी गई। अब वहां पर एक नया आंदोलन शुरू हो गया। तो ये जो शासक वर्ग है वो जानता है कि बहुजन समाज के युवाओं को किस तरीके से भटका के रखना है। अब नए नए जगह कहां आंदोलन करते डोलेंगे आप। बात को समझिए। आपको अपनी रोजी रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी है, संविधान में दिए गए अधिकारों को भी सुरक्षित करना है, बचाना है, संविधान को भी बचाना है, अपने आप को भी प्रोग्रेसिव रखना है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्थाएं करनी है। तो अगर आप रोड पर आंदोलन ही करते रह जाएंगे तो आपसे तो सब छिन जाएगा। अधिकारों को बचाने के लिए आंदोलन की आवश्यकता है। 2 अप्रैल की तरह करिए। 2 अप्रैल के जैसा आंदोलन होना चाहिए जो एक बार में सरकार बोल देना, बताओ भाई तुम्हारी क्या मांगे हैं। देखिए, बड़ा अधिकार प्राप्त करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी। कुर्बानी वो शहीद हुए मेरे 2 अप्रैल के आंदोलन में, जो 13 साथी हमारे शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी जाया नहीं गई। वो कामयाबी हासिल की उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर, समाज को कुछ देकर गए। समाज उनका ऋणी है। तो ऐसे आंदोलन होने चाहिए। मैं युवाओं से कहूंगा कि आप भटके ना और जितना हो सकता है समाज को एकत्रित कर राजनीति पर फोकस करें, वहीं से सारे रास्ते निकलेंगे। लीडरशिप, अभी कुछ चीजें हैं कि हमारी राजनीति बहुत पीछे जा रही है। रीजन है, काशीराम साहब के पैटर्न को हम छोड़ चुके हैं। आप देखेंगे
कि हम जिन जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो भी जाति की पितृसत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। ये देश जाति प्रधान देश है, यहाँ पर हर किसी को अपनी जाति पर गर्व है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को छोड़कर। और जब काशीराम साहब आए थे तो अनुसूचित जाति के लोगों को भी अपनी जाति पर गर्व था, और जब उन्होंने अपनी जाति पर गर्व करना शुरू किया तो 4-4 बार की सरकार हमने बनाई। और जब हमने अपनी जाति पर गर्व करना छोड़ दिया और हम चल दिए कि हम जाति नहीं मानते, तब से आप सत्ता से दूर हो गए। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। तो जाति है कि जाति नहीं, तो इसलिए सत्ता को प्राप्त करने की रणनीति समाज को बनानी चाहिए। बस यही मेरा संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी देखिएगा मेरी जो चर्चा हो रही थी मुकेश जी से हो रही थी, और जिस तरह से कि भाई जो युवा साथी हैं उन्हें अपना राजनीतिक आंदोलन मजबूत करना होगा और इस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स गाजियाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।